हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्राइम रिवेंज सस्पेंस थ्रिलर मूवी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस मूवी से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे, चाहे ऐसी घटना आपकी जिंदगी में हुई भी ना हो। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को अलग अलग क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, लेकिन रोटन टमाटो पर ओनली 26% फ्रेश, मगर 76% ऑडियंस स्कोर। मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 34 आउट ऑफ 100, लेकिन इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। अगर मेरी बात की जाए तो इस मूवी की एंडिंग को छोड़कर ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक वेल्दी इंजीनियर क्लाइड को देखते हैं। उसकी एक छोटी और हैप्पी फैमिली थी जिसमें उसकी लविंग वाइफ और एक 10 साल की छोटी सी गुड़िया थी। वो अपने डैड के लिए एक क्यूब बैंड बनाती है। क्लाइड अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश था। तभी उसके घर में 2 चोर घुस आते हैं और क्लाइड के कुछ समझने से पहले ही उसे बेसबॉल बैट से मार कर बांध देते हैं। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है। वो लोग उसे भी मारकर बांध देते हैं। उनमें से एक का नाम था एम्स और दूसरे का नाम था डार्बी। एम्स सामान चुराकर उसे चलने बोल रहा था, लेकिन साइको डार्बी क्लाइड को नाइफ से स्टैब करता है और उसे बोलता है यू कांट फाइट फेथ, और इन सब से भी उसका दिल नहीं भरता। फिर डार्बी क्लाइड की वाइफ को भी नाइफ से स्टैब करता है और उसका रेप करता है। बेचारा क्लाइड लाचार छटपटा रहा था। एम्स उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। इतने में वहाँ क्लाइड की बेटी आ जाती है और कमीना डार्बी उसे लेकर अंदर चला जाता है। क्लाइड अपनी बेटी के लिए उससे भीख मांग रहा था, लेकिन डार्बी उस बच्ची का भी रेप करके मार देता है और क्लाइड की हंसती खेलती जिंदगी देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी निक की तरफ जाता है। अब तक कुछ समय बीत चुका है। निक के केस जीतने का सक्सेस रेट 96% है, जिसे वो किसी भी हालत में मेंटेन रखना चाहता है। उसके ऑफिस में नई लड़की सेरा अपॉइंट होती है। उसके बॉस से डांट पड़ने पर निक उसे सपोर्ट करता है और उसे अपनी असिस्टेंट रख लेता है क्योंकि सेरा उसे काफी टैलेंटेड लगी थी। फिर निक से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिलने आता है। वो दोनों क्लाइड के केस के बारे में बात करते हैं। दरअसल क्लाइड का केस निक के ही पास है। उनकी बातों से हमें पता लगता है डार्बी और एम्स को सजा दिलाने उनके पास इनफ सबूत नहीं है और अब उन्हें एक डील करनी होगी। डीए इसके खिलाफ था क्योंकि उन्होंने क्लाइड की 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, लेकिन सिस्टम में खामियां हैं। डीए बोलता है वो केस जीत सकता है, लेकिन निक को कोई चांस नहीं लेना था क्योंकि हारने से उसका 96% सक्सेस रेट जो बिगड़ जाता। फिर क्लाइड निक से मिलता है। निक उसे बताता है डार्बी एम्स के खिलाफ गवाही देने तैयार हो गया है, जिससे उसे मौत की सजा होगी और डार्बी भी अपना गुनाह कबूल कर लेगा, लेकिन गवाह बनने की वजह से उसे 3rd डिग्री में सिर्फ 4-5 साल की ही सजा होगी। लेकिन असली मुजरिम तो डार्बी ही है। एम्स तो उसे रोक भी रहा था और उनके पास फोरेंसिक्स के सबूत भी थे, लेकिन वो सब काफी नहीं थे और क्लाइड की गवाही भी काफी नहीं थी। क्लाइड ने खुद देखा है डार्बी ने उसकी छोटी सी बेटी को भी मार दिया, लेकिन निक जवाब देता है कोर्ट जानकारी पर नहीं सबूतों पर यकीन करता है और उनका जुडिशरी सिस्टम ऐसे ही काम करता है। क्लाइड निक से बहुत मिन्नतें करता है वो उन लोगों से कोई डील ना करे, लेकिन निक ने उससे पूछे बिना पहले ही डील कर ली थी। इससे क्लाइड एकदम शॉक में था। फिर हम कोर्ट देखते हैं जहां निक और डार्बी का वकील डील के पेपर पर साइन करते हैं। डार्बी निक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे गाली देकर चुप करा देता है। आखिर में डार्बी वही कहावत बोलता है यू कांट फाइट फेथ। कोर्ट के बाहर डीए निक को अफसोस न करते हुए सब भुलाने की सलाह देता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि सब पता होने के बाद भी वो हर किसी को इंसाफ नहीं दिलवा सकते। दोनों बाहर आते हैं जहाँ बहुत सारी मीडिया भी थी। फिर वहाँ डार्बी आता है और निक से हाथ मिलाता है और ये बोलकर कि कानून हर किसी को इंसाफ देता है, एक तरह से कानून का मजाक उड़ाता है। लेकिन दूर से क्लाइड ये देख रहा था। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और निक के जाने के बाद बेचारा क्लाइड भी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। निक घर आता है जहाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और निक बेसब्री से अपने बेबी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। फिर कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ती है और निक ने अब काफी तरक्की कर ली है, इतनी कि उसके पास अपनी 10 साल की बेटी की म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने जाने का भी टाइम नहीं है। वो हमेशा की तरह उसकी परफॉर्मेंस की CD मंगवाने बोलता है, जिस पर उसकी वाइफ और उसमें थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन निक ऑफिस के लिए निकल जाता है। सेरा और उसकी बातों से हमें पता लगता है आज एम्स को मौत की सजा मिलने वाली है और सारा पहली बार किसी को मरता देखने वाली है। फिर हम जेल देखते हैं जहाँ एम्स को मरता देखने निक और सारा के अलावा कई लोग आए थे। मरने से पहले एम्स यही बोलता है कि उसने क्लाइड की बेटी और वाइफ को नहीं मारा और
आज एक बेगुनाह मरने वाला है। निक के चेहरे से भी हम साफ समझ पाते हैं कि उसे भी पता है मौत की सजा का असली हकदार डार्बी था। फिर एम्स के शरीर में ड्रग डाला जाता है जिससे वो सोएगा लेकिन कभी जागेगा नहीं। इस प्रोसेस में मरने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही एम्स के अंदर तीसरा ड्रग इंजेक्ट किया जाता है अचानक वो तड़पने लगता है, जिसे देखकर जेल का स्टाफ और बाकी सब शॉक रह जाते हैं। एम्स बहुत तड़पने लगता है और उसके शरीर की नसें फट जाती है जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। बाहर किसी को समझ नहीं आता गड़बड़ कहाँ हुई। जेल का वार्डन सफाई देता है, तीनों ड्रग देने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। सबको लगता है मशीन में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। वहाँ ह्यूमन राइट्स वाले भी आते हैं, उन्हें ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन लग रहा था। मुझे समझ नहीं आता ये ह्यूमन राइट्स वाले हमेशा मुजरिम के ह्यूमन राइट्स के टाइम ही क्यों नजर आते हैं, विक्टिम के ह्यूमन राइट्स के टाइम ये सब कहाँ गायब हो जाते हैं। खैर तभी जेल के कुछ गार्ड्स उस ड्रग के कैन को लेकर आते हैं जिस पर लिखा था यू कांट फाइट फेट। निक को याद आता है ये कहावत तो एम्स के साथी डार्बी ने उससे कोर्ट में बोला था। फिर निक पुलिस के साथ डार्बी को पकड़ने निकलता है, जहां उन्हें पता लगता है क्लाइड की फैमिली को मारने के बाद भी उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी, जिसका निक पुलिस पर दोष मढ़ता है क्योंकि उन लोगों ने ही क्राइम सीन से छेड़छाड़ की थी। फिर हम कमीने डार्बी को देखते हैं, वो ड्रग लेते हुए एम्स की मौत की न्यूज देख रहा था। उसे न्यूज देखते हुए बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसे क्या पता उसकी हंसी खून के आंसुओं में बदलने वाली थी। तभी उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और उसके घर के पास पुलिस भी पहुंच गई थी। डार्बी पुलिस पर फायर करके बिल्डिंग की छत से भागने लगता है। फोन की दूसरी तरफ का आदमी उसे गाइड कर रहा था। वो उसे गन फेंक कर सामने दिख रही बिल्डिंग की तरफ आने बोलता है क्योंकि उसने वहाँ एक पुलिस की कार में एक ऑफिसर को बेहोश कर रखा है जो कुछ ही देर में उठ जाएगा। डार्बी वैसा ही करता है। डार्बी उस ऑफिसर की गन लेकर उसे उठाता है और गन पॉइंट पर उसे यहाँ से निकलने बोलता है और पुलिस की कार में होने की वजह से वो आराम से उस जगह से निकल जाता है। वो एक सुनसान जगह पहुँचते हैं। डार्बी उस ऑफिसर को बाहर निकाल कर घुटनों पर बैठाता है क्योंकि वो उसे मारने वाला था। ऑफिसर बोलता है वो अपनी बेटी और बीवी को देख नहीं पाएगा। तभी डार्बी को उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। डार्बी उसका शुक्रिया करने लगता है, लेकिन वो बोलता है वो अपनी बेटी और वाइफ को इसीलिए नहीं देख सकता क्योंकि उसने उन्हें मार दिया। तब वो ऑफिसर पलटता है क्योंकि वही उसे कॉल कर रहा था। उसे देखते ही डार्बी गन चलाता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही डार्बी ही फ्रीज हो जाता है। दरअसल वो आदमी क्लाइड था और उस गन में कांटे निकले हुए थे। क्लाइड बताता है अभी उसके अंदर एक जहर गया है जिसे एक बहुत रेयर फिश के अंदर से निकाला गया है। इस जहर से उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, लेकिन उसे हर चीज महसूस होगी और उसे दर्द भी महसूस होगा। फिर क्लाइड उसे किडनैप करके एक अबैंडन जगह लेकर आता है जहां बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट लगे थे और काटने का बहुत सारा सामान भी। क्लाइड पहले उसे एक दवा इंजेक्ट करता है जिससे हार्ट अटैक से वो पहले ही ना मर जाए। क्लाइड ने उसके हाथ पैर अच्छे से बांध रखे थे। क्लाइड उसके मुंह में कुछ डालता है जिससे वो अपनी जबान न काट ले। क्लाइड पहले उसे चाकू दिखाता है जिससे वो उसका पीनस काटेगा, लेकिन उससे पहले वो उसकी आंखों की पलके काटेगा ताकि डार्बी अपनी आंखें ना बंद कर दे। क्लाइड जानता था डार्बी कैसा महसूस कर रहा होगा क्योंकि ऐसा ही वो भी 10 साल पहले उसके सामने बेबस था। क्लाइड उसे वही कहावत बोलता है यू कांट फाइट फेट। फिर क्लाइड उसके ठीक ऊपर एक आईना लगाता है जिससे वो अपने आप को कटता हुआ देख सके। उस आईने में क्लाइड की बेटी और वाइफ की फोटो भी लगी हुई थी। फिर क्लाइड उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसका पैर काटना शुरू करता है और डार्बी अपने आप को पूरा दर्द महसूस करते हुए कटता हुआ देखता है। वैसे तो मैं वायलेंस पसंद नहीं करता, लेकिन इस सीन को देखकर मुझे डर लगने से ज्यादा पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। आपको भी ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एनीवेज ये सीन यही कट होता है। सुबह क्लाइड उस पुलिस वाले को उस अबेंडन जगह छोड़ता है जिससे उसने पुलिस की कार चुराई थी और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सेरा निक को डार्बी की हिस्ट्री बता रही थी, लेकिन निक के हिसाब से अब तक डार्बी ने जितने भी क्राइम किए थे उन सब में वायलेंस था, लेकिन एम्स की मौत में दिमाग का इस्तेमाल किया गया था। उसके हिसाब से एम्स को डार्बी ने नहीं किसी और ने ही मारा है और उन्हें डार्बी की जगह किसी और को ढूंढना चाहिए। निक बिल्कुल सही था क्योंकि पुलिस को डार्बी के छिछड़े करी हुई लाश मिलती है और उसका सिर टेबल पर रखा हुआ था। डिटेक्टिव ये बात निक को बताता है। सारा ने डार्बी के दुश्मनों पर कुछ रिसर्च की थी और जिस अबेंडन प्रॉपर्टी में डार्बी को मारा गया था वो क्लाइड के ही नाम थी और पिछले 10 सालों में क्लाइड ने एज एन इंजीनियर बहुत सारे गैजेट्स की इन्वेंशन की थी और बहुत सारे पैसे कमाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी उसने अपनी सारी दौलत ऐसी ही अबेंडन प्रॉपर्टीज खरीदने में लगा दी। फिर हम क्लाइड को उसके घर में देखते हैं। पुलिस उसे पकड़ने आ रही थी क्योंकि डार्बी की छन्नी हुई लाश पुलिस को उसी की प्रॉपर्टी में मिली थी और वो डार्बी का दुश्मन भी था। पुलिस उसके घर के सामने आती
है, लेकिन क्लाइड अपने कपड़े उतार कर निहत्था सरेंडर करता है। लेकिन उसके हाथ में उसकी बेटी का क्यूब बैंड अभी भी बंधा हुआ था। इसका मतलब अभी बहुत कुछ होने वाला है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, तब वो निक को घूर के देखता है। पुलिस को उसके घर में कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसका घर लॉ की किताबों से भरा हुआ था। मतलब क्लाइड बहुत समय से लॉ पढ़ रहा था। उन्हें वहाँ वही पेपर कटिंग मिलती है जिसमें 10 साल पहले निक डार्बी से हाथ मिला रहा था। फिर क्लाइड को जेल में लाया जाता है और पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जहाँ क्लाइड बड़े आराम से बेफिक्र होकर बैठा था। सबको कहीं ना कहीं पता था क्लाइड ही खूनी है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, जिसके लिए उन्हें क्लाइड का कन्फेशन चाहिए और उसने जेल में आते हुए भी कोई तकलीफ नहीं दी। दूसरी तरफ निक के घर एक पार्सल आता है जो निक की बेटी की म्यूजिक परफॉर्मेंस थी। उसकी माँ उसे अभी रिकॉर्डिंग देखने मना करती है ताकि वो निक के साथ उसे देख सके, लेकिन वो चुपके से उस कैसेट को प्ले करती है। लेकिन उसमें वही वीडियो था जिसे क्लाइड ने डार्बी को मारते समय रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें क्लाइड का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे देखकर निक की बेटी बुरी तरह डर जाती है। इस तरफ निक क्लाइड से पूछताछ करने जाता है, लेकिन पहले वो कैमरास ऑफ करके डार्बी को ऐसी मौत देने के लिए क्लाइड की तारीफ करता है। लेकिन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होने की वजह से उसे अपने फर्ज भी निभाने हैं। क्लाइड अभी 10 साल पहले की तरह नर्वस होकर बैठा था। फिर निक कैमरास ऑन करके उससे कुछ बेसिक सवाल पूछता है, जिससे हमें पता लगता है क्लाइड को खुद के लिए कोई वकील नहीं चाहिए, वो कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करेगा। फिर निक उससे पूछता है उसने डार्बी को मारा? क्लाइड हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है हाँ, वो उसकी मौत चाहता था। फिर निक उससे पूछता है उसने एम्स को मारा? क्लाइड फिर सिर हिलाते हुए बोलता है वो भी मौत का हकदार था। फिर निक पूछता है वो उन दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहा था? क्लाइड फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है हाँ, वो अपने दिमाग में कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था। निक को लगता है इतना कन्फेशन काफी है और जाने लगता है, लेकिन तभी क्लाइड के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो निक को फिर से अपने सामने बैठने बोलता है और सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने भी, क्योंकि एक हफ्ते तक वो बहुत बिजी होने वाला है। लेकिन निक के पास उसका कन्फेशन रिकॉर्ड है। लेकिन क्लाइड ने कन्फेस ही क्या किया? उसने बोला वो डार्बी और एम्स की मौत चाहता था, वो दोनों मौत के हकदार थे। ये कौन नहीं चाहेगा? उसने अपने दिमाग में डार्बी को मारने का प्लान बनाया, ये कौन बाप नहीं करेगा? उसने कुछ कन्फेस नहीं किया। चाहे तो निक रिकॉर्डिंग फिर से देख ले। लेकिन डार्बी की लाश उसके वेयर हाउस में मिली है, लेकिन वो तो क्लाइड की कई अबेंडन प्रॉपर्टीज में से एक है। वहाँ चोर मवाली चरसी आते जाते रहते हैं और डार्बी ड्रग्स का भी धंधा करता था। लेकिन निक जानता था क्लाइड ही खूनी है। लेकिन क्लाइड बोलता है कोर्ट जानकारी पर नहीं, सबूतों को मानता है। निक बोलता है जेल में कई ऐसे ढेर शाने लोग हैं जो खुद को उससे बेहतर मानते हैं, लेकिन क्लाइड जाकर पहले उसके खिलाफ सबूत लाने बोलता है, फिर आकर उससे बात करे। निक फौरन उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। क्लाइड निक को टॉन्ट मारते हुए बोलता है वैसे भी वो खूनी दरिंदों के साथ डील करता ही रहता है, तो उसके साथ भी कर ले। क्लाइड उसको खुद का एक रियल कन्फेशन देगा, लेकिन बदले में उसे उसके सेल में एक ब्रांडेड बेड चाहिए जिसकी एड्स टीवी पर आती है। ये सुनते ही निक हंसने लगता है। बाकी लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता। क्लाइड बोलता है उसे एक बेड चाहिए, उसके बदले में वो अपना कन्फेशन देगा, लेकिन निक तुरंत मना कर देता है, जिस पर क्लाइड मुस्कुराता है जैसे ये तो बस शुरुआत हो। बाहर निक का बॉस उसे क्लाइड की बात मानने बोलता है, क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। उन्हें उसका कन्फेशन चाहिए, लेकिन निक के हिसाब से ऐसी शर्त रखकर वो उनके साथ खेल रहा है। तभी निक को उसके घर से कॉल आता है। उसकी वाइफ और बेटी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन वो क्लाइड का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो अपनी बेटी से झूठ बोलता है वो एक हॉरर मूवी थी। फिर अपने सीनियर और वार्डन को बताता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। इसीलिए उन्हें मजबूरन उसकी डील माननी पड़ती है। क्लाइड के लिए सेल में नया बेड लगाया जाता है, उसके साथ उसका एक रूममेट भी था। दूसरी तरफ निक की टीम क्लाइड के बारे में पता कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने मिलिट्री फोर्स के लिए कुछ गैजेट डिजाइन किए थे, जिसकी उसे अच्छी खासी पेमेंट मिली थी, जिससे उसने कुल 9 प्रॉपर्टीज खरीदी, जिसे उसने पनामा की किसी कंपनी के नाम रजिस्टर करवाया है। इससे अभी वो क्लाइड की उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं लगा सकते कि असल में वो कहाँ है। इसके लिए उन्हें पनामा की उस कंपनी में जाना होगा। लेकिन निक को कोई परवाह नहीं अगर किसी को पनामा भी जाना पड़े तो, क्योंकि उसे लग रहा था उन प्रॉपर्टीज में क्लाइड जरूर उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर निक अपने घर आकर अपनी बेटी और बीवी को संभालता है। दूसरे दिन कोर्ट में निक क्लाइड की जमानत की अर्जी खारिज करने की अपील करता है, जिसके अगेंस्ट में क्लाइड खुद अपनी पैरवी करता है, क्योंकि निक ने सिर्फ दलीलें पेश की, क्लाइड के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं किया। और अगर बिना सबूत उसे जेल में रखा जाए तो ये उसके नागरिकता के अधिकार के खिलाफ है, और वैसे भी पहली बार उस पर कोई चार्ज लगा है। क्लाइड को एक प्रोफेशनल लॉयर की तरह दलील
लेते हुए निक और बाकी सभी बहुत हैरान थे। जज क्लाइड की जमानत मंजूर करने लगती है, लेकिन तभी क्लाइड बोलता है उसने उसे कुछ दलील क्या सुनाई, वो एक खूनी मतलब उसे आजाद करने वाली थी। फिर वो जज को उल्टा सीधा बोलने लगता है और कोर्ट में तमाशा खड़ा कर देता है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानकर जज उसकी जमानत भी नामंजूर कर देती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये वही जज है जिसने उसकी बेटी और वाइफ का भी फैसला सुनाया था। निक को समझ नहीं आता, क्लाइड तो आराम से बाहर जा सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया, वापस जेल में क्यों आया। फिर क्लाइड और निक कन्फेशन रूम में मिलते हैं और क्लाइड सच में कन्फेस करता है कि जो सीडी उसके घर आई थी उसमें उसी ने डार्बी को मारा था। वो डिटेल में बताता है उसने कैसे पहले डार्बी की उंगलियां काटी, फिर उसका पेनिस, फिर उसके हाथ और पैर। निक के लिए इतना काफी था, वो जाने लगता है, लेकिन क्लाइड को एक और डील करनी थी। उसे किसी खास रेस्टोरेंट से खाना चाहिए था और साथ ही खाना खाते हुए आईपैड भी, ताकि वो म्यूजिक सुन सके। लेकिन निक बोलता है अब उसके पास डील करने की कोई वजह नहीं। लेकिन तभी क्लाइड बोलता है बिल रेनॉल्ड्स की जान कैसी रहेगी। दरअसल बिल रेनॉल्ड्स डार्बी का वकील था। निक कुछ भी कहे बिना बाहर आ जाता है। सभी बिल रेनॉल्ड्स के बारे में पता करने में लगे थे। उन्हें पता लगता है वो 3 दिनों से मिसिंग है। क्लाइड कैमराज में देखकर निक को बोलता है उसे ठीक 1 बजे अपना खाना चाहिए, ठीक 1 बजे, और मजबूरन उन्हें क्लाइड की बात माननी पड़ती है। जेल में लंच लाया जाता है। वार्डन उन्हें चेक करवा रहा था। निक के बोलने पर कि उन्हें जल्दी करना है, अड़ियर वार्डन सभी को डबल से चेक करवाता है। खाना और आईपैड क्लाइड के लिए लाया जाता है और उसे सर्व किया जाता है। चम्मच मांगने पर वार्डन उसे प्लास्टिक का चम्मच देता है। फिर क्लाइड अपना लंच एंजॉय करने लगता है। निक के पूछने पर क्लाइड पहले टाइम पूछता है। अभी 1:08 हो रहे थे, जिस पर क्लाइड वार्डन को डांटता है। फिर निक को वो लोकेशन बताता है जहाँ बिल रेनॉल्ड्स है। निक फौरन डिटेक्टिव के साथ चॉपर से उस जगह के लिए निकलता है। दूसरी तरफ जेल में क्लाइड अपने रूममेट को भी अपने साथ ज्वाइन करने बोलता है। दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं और बाहर लाउड म्यूजिक बज रहा था। उस कैदी की 2 बेटियां भी थी। दूसरी तरफ निक उस जगह पहुंचता है। वहाँ जमीन पर बिल रेनॉल्ड्स का बैग रखा हुआ था। निक और डिटेक्टिव बैग हटाकर उस जगह को खोदने लगते हैं। पुलिस भी वहाँ पहुंच रही थी। वही जेल में हम क्लाइड के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ जमीन में एक बॉक्स गड़ा हुआ था जिसमें ऑक्सीजन सप्लाईज थी, लेकिन बिल रेनॉल्ड्स मर चुका था। वो भी बहुत तड़प तड़प के, क्योंकि उसके हाथ और गला दोनों हथकड़ी से बंधे हुए थे। वही जेल में क्लाइड मौका मिलते ही अपने रूममेट के गले पर वार करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। उसके खून से क्लाइड पूरा भर जाता है और उसी हालत में अपने बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ निक को पता लगता है वो ऑक्सीजन सप्लाई 1:15 पर बंद होने के लिए सेट की गई थी। अभी 1:40 हुए हैं। उन्हें यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लगे। अगर क्लाइड को खाना सही समय पर मिलता तो वो बिल रेनॉल्ड्स को बचा सकते थे। तभी निक को क्लाइड के अपने रूममेट को मारने वाली बात पता चलती है और वार्डन क्लाइड को आइसोलेशन चेम्बर मतलब कालकोठरी में डलवा रहा है। वार्डन क्लाइड को कालकोठरी में डलवाता है। क्लाइड वहाँ बैठा कुछ सोच रहा था। निक उससे वहाँ मिलने आता है। वो बताता है कैसे बिल रेनॉल्ड्स को जिंदा दफनाया गया था, लेकिन क्लाइड के हिसाब से इंसाफ बहुत सख्त होना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने दूसरों को इंसाफ मिलने नहीं दिया। निक उसके रूममेट का जिक्र करता है जिसका क्लाइड कोई जवाब नहीं देता। फिर निक उसकी बेटी का बैंड उसे देते हुए उसकी बेटी और बीवी का जिक्र करता है, लेकिन क्लाइड बोलता है उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी बीवी और बेटी मर चुके हैं। निक के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो समझ गया था क्लाइड किसी भी कीमत पर रुकने नहीं वाला, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है, निक को जानना था। सेरा उसे बताती है उसका कोई दोस्त इलीगल तरीके से उसे क्लाइड की पूरी प्रॉपर्टीज की जानकारी देने वाला है। वहाँ निक का बॉस आता है। वो सेरा की तारीफ करता है। वो सेरा को निक की जगह देख रहा था। फिर वो निक को बाहर लेकर आता है। उसने क्लाइड के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की छानबीन करके उसके साथ काम करने वाले एक आदमी से कांटेक्ट कर लिया था। ये काफी मुश्किल था क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी कॉन्फिडेंशियल थे। वो आदमी क्लाइड के बारे में बताने आया था। उन्हें लगता है क्लाइड कोई जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस या आम खूनी नहीं है। वो एक जीनियस है। उसकी खासियत है लो इम्पैक्ट काइनेटिक ऑपरेशंस। ये बात निक को समझ नहीं आती। वो बताता है इसका मतलब है दूर से ही अपने शिकार को मारना, और ये हुनर क्लाइड में है। ही इज द बेस्ट। एक बार वो लोग एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन में थे। उन्हें किसी को मारना था। वो लोग उसे मारने हेवी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि उस आदमी को मारने वो लोग एक बिल्डिंग को तक उड़ाने वाले थे। वो करोड़ों के वेपन्स इस्तेमाल करने वाले थे। तब उन्होंने क्लाइड को मदद के लिए बुलाया। उसने कार्बन फाइबर से कोई चीज बनाई और उसे नेक टाई में लगाई, और 2 दिन बाद उस आदमी की लाश उसकी बीवी को बाथरूम में मिली।
ये है क्लाइड की खूबी, मतलब वो उन सभी को देख और सुन सकता है। लेकिन वो तो जेल में फुल सिक्योरिटी के बीच है। लेकिन वो आदमी बोलता है क्लाइड जेल में इसीलिए है क्योंकि वो खुद जेल में रहना चाहता है। वो जो भी करता है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे उसने जो अपने रूममेट को मारा है वो कोई झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि वो तो बस एक मोहरा था। वो आगे बोलता है जिसका भी उसकी बीवी और बेटी के केस से संबंध होगा, क्लाइड उसे छोड़ेगा नहीं। निक बोलता है तो क्या उसे कोई रोक नहीं सकता? वो बोलता है उसे रोकना है तो उसके सेल में ही उसे मरवा दो। अगर क्लाइड ने सोच लिया है उसे किसी को मारना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जेल की दीवार तो उसके लिए कुछ नहीं, और इतना बताकर वो चला जाता है। अब जाकर निक को पता चलता है वो किससे पंगा ले रहा था। वो सारा को अपने बॉयफ्रेंड के घर जाकर रहने बोलता है और अपने घर पुलिस सिक्योरिटी भी मंगवाता है। फिर निक और उसका बॉस जज के पास जाते हैं ताकि क्लाइड को कालकोठरी में ही रखने की परमिशन ले सके। पहले तो जज मना करती है क्योंकि ये इलीगल था, लेकिन दोनों के मनाने पर मान जाती है। तभी जज को मोबाइल पर कॉल आता है। जज जैसे ही कॉल रिसीव करती है, मोबाइल के साथ उसकी खोपड़ी भी उड़ जाती है। दोनों ये देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि क्लाइड ने कालकोठरी में बैठे बैठे कोर्ट के अंदर जज को मार दिया। फिर निक जाकर क्लाइड को जज की मौत के लिए और इस तरह बदला लेने के लिए कन्फ्रंट करता है। लेकिन क्लाइड बोलता है अगर उसे बदला ही लेना होता तो वो 10 साल तक इंतजार नहीं करता। उसे अगर डार्बी, एम्स, यहाँ तक कि निक की फैमिली को भी मारना होता तो वो बहुत पहले ही मार चुका होता। उसकी लड़ाई तो इस सड़े हुए सिस्टम से है और निक भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम का गुलाम है क्योंकि वो हालात के हिसाब से समझौता करता है। लेकिन क्लाइड अकेला और खासकर इस तरीके से सिस्टम को बदल नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं। क्लाइड निक से एक और सौदा करने बोलता है। निक को कल सुबह 10 बजे तक क्लाइड के सारे चार्जेस हटाकर उसे आजाद करना होगा, वरना क्लाइड सबको मार देगा। लेकिन निक इस बार सौदा नहीं करता और क्लाइड को वापस कालकोठरी में भिजवा देता है। फिर निक अपने पूरे स्टाफ को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जेल में ही बुलवा लेता है ताकि 6 बजे से पहले उन्हें कोई सुराग मिल सके। सारा को क्लाइड की प्रॉपर्टीज की जानकारी मिल नहीं रही थी, लेकिन उसके किसी दोस्त ने एक लूप होल ढूंढ निकाला था जिससे उन्हें क्लाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता चलने वाला था। फिर सारा निक से पूछती है क्या उसने डार्बी के साथ डील करके सही किया। निक के हिसाब से वो बिल्कुल सही था, लेकिन सारा अलग सोचती है। वो भले से ही निक के साथ काम कर रही हो, लेकिन वो निक की तरह सिर्फ केसेस जीतने और अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाने के लिए काम नहीं करना चाहती। इस बात का निक के पास कोई जवाब नहीं था। अब सुबह के 6 बजते हैं और निक और उसके स्टाफ की हालत खराब होने लगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। निक सभी को घर जाकर कुछ टाइम आराम करने बोलता है। सभी जेल से जाने लगते हैं। हम क्लाइड को देखते हैं, वो काफी उदास लग रहा था। बाहर निक और उसका बॉस बात करते हैं, लेकिन अचानक निक के स्टाफ के लोगों की कार ब्लास्ट होने लगती है और एक एक करके सभी की कार ब्लास्ट हो जाती है। आखिर में सारा बची थी। वो निक की तरफ देखती है, निक उसकी तरफ देखता है। कार लॉक थी और सेरा भी कार के साथ ब्लास्ट हो जाती है और निक बेबस होकर ये नजारा देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ क्लाइड भी खुश नहीं था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे जो नहीं करना था वो ही करना पड़ा हो। अब ये न्यूज की हेडलाइन बन गई थी। कुछ टाइम बाद निक को पता लगता है सभी कार के पेट्रोल टैंक में बम लगा हुआ था। जेल की सिक्योरिटी ने पेट्रोल टैंक चेक नहीं किए और एक डिवाइस दीवार पर लगा हुआ था जिससे बम एक्टिवेट हुए और किसी ने बम को ट्रिगर करके ब्लास्ट किया। लेकिन क्लाइड ने निक की कार में कोई बम नहीं लगाया था। निक डिस्टर्ब होकर वहां से चला जाता है। निक और उसके बॉस को मेयर मिलने बुलाती है और काफी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन उन्हें ही कुछ पता नहीं था कि जेल में रहते हुए भी क्लाइड इतना आतंक कैसे मचा रहा है, तो वो मेयर को क्या बताते। निक को लग रहा था क्लाइड का कोई साथी बाहर से उसकी मदद कर रहा है। फिर मेयर के कहने पर शहर में झूठी न्यूज चलाई जाती है कि पुलिस को संदिग्धों के बारे में पता है और वो उनकी तलाश कर रहे हैं। मेयर निक और उसके बॉस के साथ सिक्योरिटी भी लगा देती है। फिर निक अपनी फैमिली को शहर से बाहर भिजवा देता है और उन्हें किसी भी तरह के इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से मना करता है। फिर निक क्लाइड को जेल के पिछले रास्ते से बाहर बुलाता है, फिर उसे पीटने लगता है उसके स्टाफ को मारने के लिए और उसे बोलता है अगर वो डार्बी के साथ सौदा नहीं करता तो वो केस हार जाते और डार्बी और एम्स बाहर घूम रहे होते। लेकिन क्लाइड बोलता है उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने कोशिश तक नहीं की। वो केस लड़ सकता था, अगर वो हार भी जाता तो कम से कम कोशिश तो करता, लेकिन उसने कोशिश तक नहीं की और डार्बी से सौदा कर लिया। क्लाइड बोलता है ये तो अभी शुरुआत हुई है, उसके सड़े हुए सिस्टम के सभी बेईमान लोगों को मरना होगा। वो किसी को माफ नहीं करने वाला और निक ये रोक नहीं पाएगा, बस तमाशा देखता रहेगा। लेकिन निक ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, फिर क्लाइड को वापस भिजवा देता है।
फिर निक और उसका बॉस सभी के फ्यूनरल में जाते हैं। उसके बॉस को लग रहा था क्लाइड के साथ उन लोगों ने गलत किया और ये मुसीबत उन्होंने खुद बुलाई है, और आखिरकार निक भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करता है। फिर निक और उसका बॉस 3 अलग अलग गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ कब्रिस्तान से निकलते हैं, लेकिन हम किसी आदमी को उनकी गाड़ियों पर नजर रखते हुए देखते हैं। वो एक छोटे रोबोट को कंट्रोल कर रहा था जिसपे वेपन्स लगे हुए थे। वो पहले एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है जिससे तीनों गाड़ियां बंद पड़ जाती है। फिर वो आदमी रोबोट के जरिए निक के बॉस की कार पर गोलियां चलाने लगता है। शूटिंग रुकने के बाद निक उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। निक का बॉस अभी तक जिंदा था, लेकिन आखिर में वो रोबोट आरपीजी से उसकी कार ही उड़ा देता है और निक इस बार भी बस देखता ही रह जाता है। फिर उसे मेयर बुलाती है और डांटने लगती है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाया और एक सनकी मुजरिम अकेले ही पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मेयर उसे डिसमिस करने बोलती है, लेकिन निक खुद ही अपना रिजाइन देने तैयार था, लेकिन मेयर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती और निक को नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना देती है। और अब शहर में इमरजेंसी जैसा माहौल था। मेयर पूरे शहर की घेराबंदी करवाती है और शहर में कमांडो तैनात होते हैं शहर की सुरक्षा के लिए, और इतना सब सिर्फ एक आदमी की वजह से। फिर निक क्लाइड के केस की सिरे से छानबीन शुरू करता है। उन्हें पता लगता है वैसे एडवांस रोबोट मिलिट्री में इस्तेमाल होते हैं, और डिटेक्टिव निक को वार्न करता है क्योंकि शायद वो क्लाइड का आखिरी शिकार हो। तभी निक को एक ईमेल दिखाई देता है। ये ईमेल सेरा के दोस्त ने भेजा था जो क्लाइड के ट्रांजैक्शन पता करने वाला था। वो क्लाइड के पूरे परचेस ट्रांजैक्शन की लिस्ट भेजता है। निक ये देखते ही तुरंत शहर में 10 साल में हुए सभी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की सेल्स की लिस्ट मंगवाता है। फिर क्लाइड के ट्रांजैक्शन और उन प्रॉपर्टीज की परचेसिंग लिस्ट को टैली करता है, जिससे उसे क्लाइड की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है, वो भी लोकेशन के साथ। फिर निक डिटेक्टिव को एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पास बुलाता है। वो क्लाइड की ही प्रॉपर्टी थी। फिर दोनों भी जबरदस्ती उसके अंदर जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये थी, ये उस जेल के एकदम सामने थी जिसमें अभी क्लाइड बंद है। दोनों भी उस वेयर हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बस कबाड़ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन एक कार के नीचे उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। अब यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। वो सुरंग जेल तक जाती थी। फिर सुरंग में आगे जाने पर उन्हें कैबिन मिलता है जिसमें बम बनाने का सामान, जेल के ब्लूप्रिंट और बहुत सारे यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। कैबिन के आगे उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है, उसके ऊपर एक लीवर था। डिटेक्टिव जैसे ही लीवर खींचता है वो सीधा कालकोठरी में खुलता है। इसका मतलब क्लाइड जानबूझकर कालकोठरी में आना चाहता था, और अभी क्लाइड कालकोठरी में है भी नहीं। इसका मतलब वो जब चाहे जेल से बाहर जा सकता था, क्योंकि वो सुरंग सभी कालकोठरी तक जाती थी, और अभी वो बाहर ही गया है। उसका कोई साथी नहीं है। कब्रिस्तान में हमने क्लाइड के ही हाथ देखे थे, और क्लाइड अभी सिटी हॉल में हाउसकीपर बनकर आया था। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता था। इसका मतलब क्लाइड बहुत पहले से यह क्लीनिंग का काम कर रहा था, लेकिन आज ज्यादा ही सिक्योरिटी थी क्योंकि सिटी हॉल में मेयर कोई इमरजेंसी मीटिंग करने वाली थी। सिक्योरिटी क्लाइड को चेक करके आगे भिजवा देती है। वही सुरंग में निक और डिटेक्टिव को पता लगता है क्लाइड ने बहुत पहले से जेल के सिस्टम को हैक कर रखा है। उन्हें वहाँ क्लाइड का वही हाउसकीपर का आई कार्ड भी दिख जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं क्लाइड सिटी हॉल में ही गया होगा। निक सिटी हॉल जाते हुए फोर्स को बुलवाता है, लेकिन बिना शोर किए, क्योंकि इससे क्लाइड को शक हो सकता है। फिर हम क्लाइड को देखते हैं, वो एक जगह की चीजों को निकाल कर कुछ असेंबल करता है और अपने वैक्यूम क्लीनर के पाइप में से कुछ केमिकल्स निकालता है। दूसरी तरफ निक भी सिटी हॉल पहुंचता है। फोर्स पहुंचने वाली थी, लेकिन वहाँ एक ऑफिसर भी पहुंचता है जिसे बम डिफ्यूज करना आता है। वो सिटी हॉल के अंदर आते हैं। सिक्योरिटी से उन्हें पता लगता है आज यहाँ मेयर कोई मीटिंग करने वाली है 6वें फ्लोर पर। निक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे 5वें फ्लोर पर निक की छोड़ी क्लीनर की ट्रॉली दिखाई देती है। वो फौरन 5वें फ्लोर की तरफ जाता है और हॉल के अंदर उन्हें एक ब्रीफकेस दिखाई देता है। दूसरी तरफ क्लाइड बाहर आ गया था और उसने सिटी हॉल के सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिए थे। अब वो सिटी हॉल में सब देख और सुन सकता था। फिर क्लाइड वहाँ से निकल जाता है। उसे बहुत सा ट्रैफिक मिलता है, जिससे वो इस समय सिटी हॉल में निक को देख नहीं पाता। दूसरी तरफ जब ब्रीफकेस खुलता है, उन्हें पता लगता है वो बॉम्ब एक मोबाइल से कनेक्टेड है और एक इनकमिंग कॉल से एक्टिवेट होगा और 30 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा और उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। डिटेक्टिव मेयर को वार्न करने बोलता है, लेकिन निक उसे रोक लेता है क्योंकि क्लाइड देख रहा है। उसे शक हुआ तो वो बम को ब्लास्ट कर देगा। निक के पास एक प्लान था।
क्लाइड अपने वेयर हाउस पहुंचता है, फिर सुरंग से होते हुए जेल के नीचे आता है। दूसरी तरफ मेयर की मीटिंग शुरू होती है। मेयर किसी भी तरह क्लाइड को रोकना चाहती थी और क्लाइड ये सुन रहा था। क्लाइड फौरन मोबाइल लेकर अपनी काल कोठरी में आता है, लेकिन उसे एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि निक अंधेरे में से निकल कर आता है। निक उसके प्लान की तारीफ करता है, फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो साबित करना चाहता था कर चुका है और अब इस खूनी खेल को बंद करे। लेकिन क्लाइड के हिसाब से वो बिल्कुल सही था। लेकिन निक बोलता है उसे जो दर्द मिला वही दर्द वो बेगुनाहों को दे रहा है और अब निक भी सिर्फ केस जीतने के लिए किसी भी क्रिमिनल से डील नहीं करेगा और अब वो सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। ये सुनकर क्लाइड काफी खुश होता है कि कम से कम निक तो समझ गया। लेकिन क्लाइड नहीं मानता, वो एक आखिरी वार करना चाहता था जिससे इस सिस्टम को एक जोरदार धक्का लगे। निक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कॉल करके बम को एक्टिवेट ना करे और ये सब रोक दे, लेकिन क्लाइड नहीं मानता और सॉरी बोलकर कॉल कर देता है। निक भी उसे सॉरी बोलकर कालकोठरी से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ से डिटेक्टिव भी सुरंग के तरफ का दरवाजा लॉक करके भागने लगता है। क्लाइड देखता है वो बम उसके बेड के नीचे रखा हुआ है और उसमें लॉक लगा हुआ है और ब्लास्ट होने में सिर्फ 25 सेकंड ही बचे हैं। निक और डिटेक्टिव तेजी से बाहर निकलने लगते हैं और क्लाइड अपनी बेटी का क्यूब बैंड देखते हुए वही बैठ जाता है। बम ब्लास्ट होते ही क्लाइड के चारों तरफ आग आती है। ये शॉट बहुत जबरदस्त था। निक जेल से बाहर आता है और कालकोठरी में ब्लास्ट होता है। अगले सीन में निक अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने आता है और उसे अब अपनी फैमिली की अहमियत समझ में आ गई थी और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, निक सही था या क्लाइड? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक हद तक क्लाइड सही लगा क्योंकि उसे सिस्टम ने ही खूनी बनाया था। उसने तो एक आम नागरिक की तरह इंसाफ पाने अदालत का दरवाजा खटखटाया था जैसे इस मूवी का टाइटल है, लेकिन इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से उसे इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। उसे डार्बी से ज्यादा इस सिस्टम पे गुस्सा आने लगा। अगर उसे इंसाफ मिलता तो हो सकता था वो सब भूल कर मूव ऑन करने की कोशिश करता, लेकिन जब क्लाइड बेगुनाहों को मारने लगा तब से मैं उसके खिलाफ हो गया क्योंकि आपके साथ कितनी भी नाइंसाफी क्यों ना हुई हो, इससे आपको किसी बेगुनाह को मारने का हक नहीं मिलता। आप ही बताइए क्या गलती थी निक के स्टाफ की? अगर क्लाइड निक को भी मार देता तो समझने वाली बात थी क्योंकि उसने सिर्फ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने डार्बी से सौदा किया था। लेकिन सारा और बाकी स्टाफ की क्या गलती थी? सारा ने तो उस समय नौकरी ज्वाइन की थी जब क्लाइड का केस निक के पास आया था। बाकी स्टाफ वो तो बस अपना जॉब कर रहे थे, उनका तो दूर दूर तक क्लाइड से लेना देना नहीं था। फिर भी क्लाइड ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। अगर इस मूवी की एंड की बात की जाए, बस मुझे ये पसंद नहीं आया कि क्लाइड का राज इतनी आसानी से खुल गया। क्लाइड ये कैसे भूल गया कि निक उसकी हर चीज टटोलेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी, और उसने बस एक बॉम्ब को 5वें फ्लोर पर रख दिया, वो भी एक बैग में, और अपनी ट्रॉली वही छोड़ दी और निक को सीसीटीवी में सबसे पहले ट्रॉली ही दिखी। बस इस मूवी के एंड को छोड़ दिया जाए तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग क्या सोचते हैं, मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।